डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। हमास के खिलाफ जंग लड़ रही इजरायली सेना को गाज़ा में एक खाली कराए गए अस्पताल के नीचे सुरंग का प्रवेश द्वार मिला है। इसके बाद इजरायली सेना के इंजीनियरों ने उस सुरंग के रास्ते को ब्लास्ट जेल से भर दिया और डेटोनेटर से विस्फोट कर दिया। बाद में सर्विलांस फुटेज से पता चला कि इस विस्फोट से हमास के सुरंग का प्रवेश द्वार तो मलबे में से जरूर बंद हो गया, इसके साथ ही इसने पास की एक इमारत को भी अपने चपेट में ले लिया। गाज़ा के बीट हैनोन जिले के पास की सड़क पर कम से कम 3 जगहों से धुआं निकलने की फुटेज मिली, जिसके बाद उन सभी जगहों की जांच की गई जहां से धुआं बाहर निकल रहा था। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने दक्षिणी इजराइल में जीलम ग्राउंड फोर्सेस बेस पर कहा कि ब्लास्ट जेल सुरंग में अंदर तक फैल गया और सुरंग में वे जो भी हमारा इंतजार कर रहे थे उसमें विस्फोट हो गया। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास आतंकवादियों के घातक हमले के बाद से ही इजराइल ने गाज़ा में युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इजराइल की ज़मीनी सैन्य अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गाज़ा में हमास की महत्वपूर्ण सुरंगों को साफ करना है। हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे गाज़ा में एक जैसे दूसरी जगह की यात्रा कर रहे हैं। गाज़ा में हमास के बंकरों, एक्सेस सॉफ्ट और सुरंगों का पता लगाने के लिए हथियारों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो ज़मीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इजरायली सेना इसके लिए ट्रैकर, रोबोट और दूर से संचालित अन्य तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के जिस अधिकारी ने गाज़ा में युद्ध के हालात की जानकारी दी, उन्होंने ज़मीन के नीचे की लड़ाई के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्हें सिर्फ इतना कहा कि कार्य प्रगति पर है। उन्हें गाज़ा के बीट हनून में उस अस्पताल का नाम भी नहीं बताया जिसके नीचे सुरंग मिली थी। उन्होंने कहा कि हमास के सुरंगों को ढूंढने के लिए और तरीके भी विकसित किए जा रहे हैं। यही वह जगह है जहाँ रचनात्मक और नवीनता काम आती है। उन्होंने कहा कि बीट हैनोन में जहाँ उनकी सेनाएं काम कर रही थी, कुछ बंदूकधारियों ने सुरंगनुमा साफ्टों से इजरायली सेना पर हमला कर दिया था। इस हमले में कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा कि इजराइल की नीति फिलिस्तीनी लड़ाकों का सामना करने के लिए सुरंग की दूसरी दिशा में सैनिकों को भेजने की नहीं है, जिनके पास संकरे, अंधेरे, कम हवादार और ढहने जैसे रास्ते की पूरी जानकारी होती है। आतंकी इसमें भली भांति परिचित है। इजरायली सेना के अधिकारी ने बताया कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते। हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे साइड बम, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस छोड़े हैं। ऐसा ही एक बम जमीनी स्तर पर एक सुरंग साफ्ट की आड़ में बनाया गया था, जिसने पिछले सप्ताह 4 विशेष बल रिजर्विस्टों को मार डाला था। ऐसे में इजरायली सेना किसी भी सुरंग में घुसने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहती है, जिसमें कम से कम नुकसान हो। रक्षा सूत्रों का कहना है कि हमास के पास हमले, तस्करी और भंडारण के लिए गाज़ा में सैकड़ों सुरंगें हैं। दर्जनों साफ्ट 20 से 80 मीटर की गहराई पर प्रत्येक सुरंग तक ले जा सकते हैं। एक साफ्ट को नष्ट करना अपेक्षाकृत आसान और जल्दी वाला काम है। इसे कोई भी प्लाटून इसे कर सकता है। इजरायली सेना ने पिछले सप्ताह कहा था कि अब तक 130 साफ्ट नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ध्वस्त सुरंगों का कोई आंकड़ा नहीं है। इजरायली सेना के अधिकारी ने कहा कि सुरंग के अंदर घुसकर उसे निपटना कठिन है। ऐसे में उन सुरंगों को ब्लास्ट जेल से भर दिया जा रहा है और धमाका कर उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। आइए हम कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात करें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस समय घरेलू मुद्दों और विदेश नीति दोनों मोर्चों पर घिरे हुए हैं। एक तरफ वो भारत के साथ बिगड़ते संबंधों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं, तो दूसरी ओर महंगाई और हाउसिंग में उनका आम लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इस सबके चलते वो आगामी चुनाव के लिए हुए जनमत सर्वेक्षणों में बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। ओपिनियन पोल में पिछड़ने पर विपक्षी नेता और कई संगठन उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी के भी कई दिग्गजों ने उनके खिलाफ मुखर हो गए हैं। हाल के महीने में सर्वेक्षण से पता चला है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मुकाबले पियरे पोइलीवेरे के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी 10 से 15 पॉइंट आगे है। अभी जिस तरह से कंजर्वेटिव लगभग हर क्षेत्र में बढ़त हासिल कर रही है, ये बढ़त अगर चुनाव तक कायम रही तो कंजर्वेटिव की बहुमत वाली सरकार बनेगी और ट्रूडो बड़ी हार के साथ सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसको आधार बनाकर विपक्ष कह रहा है कि ट्रूडो जनता के मन से उतर गए हैं और उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आने के बाद बीते 8 साल में सबसे मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। ट्रूडो का कार्यकाल अभी 2025 तक है, लेकिन सर्वेक्षणों में कनाडाई लोगों के बीच बदलाव की जो तेज इच्छा देखी गई है, उसके बाद उनकी पार्टी और सहयोगियों तक में उनको लेकर सहजता नहीं दिख रही है। पोलिंग फर्म लेंगर के एंड्रू एंस का कहना है कि आज जो दिख रहा है वो माहौल बीते कुछ समय से बन रहा था। लोगों की भावनाओं में तेज परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने अपने नेता के बारे में मन बना लिया है। ऐसा लगता है कि लोगों को ट्रूडो से विश्वास उठ रहा है। उनको लगता है कि मौजूदा पीएम के पास उनकी समस्याओं का हल नहीं है। एंड्रू का कहना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष नेता पोइलीवेरे लगातार बोल रहे हैं। कंजर्वेटिव नेता पोइलीवेरे ही ट्रूडो के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने बढ़ती महंगाई, दूसरे मुद्दों पर कनाडाई लोगों के गुस्से को
हवा देने में कामयाबी हासिल की है। सोशल मीडिया का भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ माहौल बन रहा है, लेकिन उनके नज़दीकियों का कहना है कि उनका अगले चुनाव से पहले इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। उनके आसपास के लोगों का मानना है कि सरकार को मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण होने वाले तूफान का सामना करना, लेकिन ट्रूडो अभी भी परिणाम दे सकते हैं। आइए अब हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में बात करें, जिन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका में एक बड़ा बयान दिया है। जिनपिंग का कहना है कि चीन ने किसी भी देश की एक इंच जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं किया और न ही हमने कभी कोई युद्ध शुरू किया। बता दें कि शी जिनपिंग फिलहाल एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से भी मुलाकात की। गुरुवार को रात्रि भोज के दौरान शी जिनपिंग ने यह बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने करीब एक साल बाद बुधवार को मुलाकात की। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात सैन फ्रांसिस्को के फ्यूली स्टेट में हुई। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई जबकि अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई है, पश्चिम एशिया और यूरोप में युद्ध छिड़े हैं और ताइवान को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के सीईओ मुकेश अघी ने कहा है कि अमेरिका और चीन संबंध सामान्य करने के प्रयास कर रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण से इस मुलाकात को देखें तो दो कमजोर नेता साथ आए हैं, जबकि भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मजबूत नेता है। ऐसे में भारत की इस बैठक पर पैनी नजर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक चल रही है। 11 से 17 नवंबर तक चलने वाली बैठक इकोनॉमिक लीडर्स रिट्रीट के साथ पूरी होगी। इसमें भाग लेने के कई देशों के नेता अमेरिका पहुंचे हैं। इससे पहले एपीईसी का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 24 नवंबर 2022 को पूरा हुआ था। आइए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान ने जिस सांप को अपने पड़ोस में भारत के खिलाफ पाला था, अब वही उसे डस रहा है। जी हाँ, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से अशरफ गनी सरकार को हटाकर सत्ता में आए तालिबान आतंकियों ने अब अपने आका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी सेना बार बार तालिबान से गुहार लगा रही है कि वो तरीके तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले। ये टीटीपी आतंकी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अक्सर हमले करते रहते हैं। तालिबान को झुकाने के लिए पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में देश में मौजूद अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर जाने के लिए कह दिया है। इससे भी तालिबान नहीं झुके तो पाकिस्तानी सेना हमला करने के विचार करने की धमकी दे रही है। यही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तालिबान सरकार के साथ अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के ठिकानों की सूची साझा की है। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि तालिबान सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं तालिबान ने साफ कर दिया कि टीटीपी की समस्या उनकी सत्ता में आने से पहले से है और यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। तालिबान ने यह भी कहा कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वहीं अफगानिस्तान के साथ तनाव के बावजूद पाकिस्तान की सरकार को भरोसा है कि वो टीटीपी के मुद्दे को तालिबान के साथ सुलझा सकता है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि इस मामले से निपटने वाले अधिकारी भी ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये आकस्मिक योजना का सवाल नहीं है, ये क्षमता का सवाल है और हमारे पास समस्या से निपटने की क्षमता है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने बुधवार को द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को नाम न छापने की शर्त पर बताया। वे पाकिस्तान के उन संभावित विकल्पों पर एक साथ सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि अगर तालिबानी टीटीपी आतंकी संगठन को शरण देना जारी रखता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी ने सटीक विकल्पों का खुलासा नहीं किया, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि तालिबान सरकार भी हमारी क्षमता को जानती है। क्षमता के उनके संदर्भ से पता चलता है कि पाकिस्तान संभावित सीमा पर हमलों पर विचार कर रहा है। पिछले साल मार्च में पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर सीमित सीमा पार हमले किए थे। हालांकि उस कदम को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। इन हमलों के बाद तालिबान द्वारा मध्यस्थता के बीच पाकिस्तान और टीटीपी के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हुई। यह प्रक्रिया वांछित परिणाम नहीं दे सकी क्योंकि टीटीपी ने बातचीत का इस्तेमाल फिर से संगठित होने और आतंकवादी हमलों को फिर से शुरू करने के लिए किया। तब से पाकिस्तान ने शांति प्रक्रिया का रास्ता छोड़ दिया है। अफगान तालिबान को स्पष्ट कर दिया कि वो अब टीटीपी से बातचीत नहीं करेगा। इसके बजाय पाकिस्तान ने टीटीपी के खतरे को बेहतर करने के लिए काबुल को स्पष्ट संकेत भेजा है। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में खुलासा किया था कि इस साल फरवरी में तालिबान को पाकिस्तान और टीटीपी के बीच चयन करने का स्पष्ट संदेश दिया गया था। काकर ने यह भी कहा कि लेकिन ऐसा लगता है कि संदेश वाहक अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार को नहीं समझा सका क्योंकि टीटीपी और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तानी पीएम के अनुसार अगर 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से आतंकवादी हमलों में 60% की वृद्धि हुई है, वहीं आतंकवादी हमलों में 500% की वृद्धि हुई है। बता दें कि जैसे जैसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तानी अधिकारियों को बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वे अब तालिबानी शासन को आलोचना करने में अधिक मुखर हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तालिबान के खिलाफ जहां आरोप पत्र जारी किया, वहीं अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने टीटीपी को नियंत्रित करने के लिए अफगान तालिबान पर आरोप लगाया है।
दिखा लिया। साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तथ्य को समझ नहीं पा रहा है कि टीटीपी तालिबान के नियंत्रण में है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टीटीपी को सीमा पार कराने और पाकिस्तान पर हमले करने की तालिबान की ओर से अनुमति दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।